हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाल विकास विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पिपलियाकोट में हमने बना रखा है और हम यहीं से पढ़ाते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज कक्षा 8 का पाठ पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी का, भूगोल का। ये एनसीईआरटी की बुक आती है राजस्थान वालों की, उसकी बुक का मैं एक एक चैप्टर लेकर पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 6 वालों को पढ़ा रहा हूँ, 7 8 8वीं वाले तक को हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं ज्योग्राफी का लेकर आया हूँ। मैं आपके दूसरा पाठ जो आपकी ये एनसीईआरटी की बुक है, ये राजस्थान के बच्चों के लिए है। एनसीईआरटी की बुक है, इसका नाम संसाधन है विकास है। ये बुक के पाठ पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक तो पढ़ा दिया है। आपने वो पाठ नहीं देखा हो तो हमारे चैनल में जाके उस पार्ट और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब शुरू करते हैं हमारे आज का पाठ। तो हम ये पाठ के नाम से शुरुआत करते हैं कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इसी में पूरे पाठ की रामायण इसी शब्द में दे रखी है, यहाँ दे रखी है 2 लाइनें, इन्हीं में है पूरी इसकी बात। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे भूमि के बारे में, मृदा के बारे में, जल के बारे में, प्रकृति के बारे में और प्राकृतिक वनस्पति आप समझते हो, जानते हो, और वन्यजीव संसाधन। तो मैं पहला कौन ले लेता हूँ, हमारे भूमि। क्या पढ़ेंगे हम पहले? भूमि। तो भूमि को आप सभी जानते हो, नहीं जानते हो? भूमि को आप सभी जानते हो कि पृथ्वी की वह परपृष्ठ, क्या पृथ्वी की वह पृष्ठ को भूमि कहा जाता है। तो ये इसकी परिभाषा लिखो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। पृथ्वी की वह परपृष्ठ जो जिसे भूमि कहा जाता है, जैसे कि इस पे सभी प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, पठार है, नदियों के डेल्टे हैं, जैसे उपजाऊ क्षेत्र है, जैसे नवोर्ध जलोर्ध मृदाएं हैं। ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे? भूमि के अंदर आ जाएंगे। ये बात हो गई हमारे भूमि शब्द के बारे में। आ गया समझ में भूमि कि भूमि ये सभी प्रकार की स्थलाकृतियां जो हमें दिखाई देती है पृथ्वी की पृष्ठ पर, सिंपल है ये। उसके बाद अब हम बात करते हैं भूमि के। भूमि कितनी है पृथ्वी पर, कितने प्रतिशत भूमि है, कितना प्रतिशत जल है, कितना लवणीय जल है, अलवणीय जल है। तो मैं यहाँ पे प्रतिशत बनाऊंगा तो पृथ्वी को बना लेता हूँ। क्या कहूँगा? पृथ्वी को बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पृथ्वी को बनाया। तो पृथ्वी पर 70% जल है। कितना? 70% जल है और 30% भूमि है। कितनी? 30% भूमि और 70% क्या है? जल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं पृथ्वी की, 70% तो पृथ्वी पर क्या है? जल। और 30% क्या है इस पे? तो भूमि आप जानते हो, जिसपे हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये हम कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, चारागाहें, जैसे पर्वत है, पठार है, नदियां है, सभी किसके अंदर आते हैं? भूमि के अंदर आते हैं। अब आ गई जल की बात। तो जल में जैसे हमारे 4 महासागर है, वो उसके बाद हिम नदियाँ, जैसे हिम नदी उसे कहते हैं बर्फ की नदियाँ। उसके आपके इस पाठ में ये ऐसे शब्द भी दे रखे जैसे हिम नदी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात से। जैसे पर्वत है, पठार है और पर्वत है, जैसे हिमालय। तो हिमालय से क्या होगा कि बर्फ जमी रहती है, उधर ऊपर जाएंगे तो हम माइनस टेम्परेचर डिग्री होगा, तो वहाँ क्या बर्फ जमी होगी। तो वो क्या है कि हवा लगेगी और उससे पानी टपक टपक कर बूंद बनकर नदी का रूप ले लेगा। तो वो वहाँ से बर्फ पिघला, उस बर्फ से वो नदी बनी, इसे कहते हैं हिम नदी। उसके बाद जल, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागरों में हमारे 70% जल है। उसके बाद 30% क्या है? भूमि है। अब ये 30% भूमि है, इस पे भी 90% भूमि पर मानव निवास करते हैं। मानव के साथ जीव जंतु, सभी जीव जंतु आ गए मानव के साथ। पेड़ पौधे भी आ गए। क्या पेड़ पौधे क्या पानी के अंदर रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे आ गए, जो सभी प्रकार के जीवित प्राणी, जैसे मनुष्य, जंतु है, कुत्ता है, टेढ़ा है, ये सभी आ गए इसके अंदर। तो इसकी 30% भूमि पर, 90% भूमि पर हम या मानव या जीव जंतु निवास करते हैं। मानव व जीव जंतु निवास करते हैं। ये सिंपल है कि पृथ्वी की भूमि जिस पर 70% क्या है? जल है। जो बर्फ ध्रुवों में बर्फ, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, तो ध्रुव पर माइनस टेम्परेचर डिग्री होता है, तो वहाँ क्या पानी ही पानी है। तो पानी क्या बर्फ के रूप में मिलेगा आपको। उसके बाद जैसे महासागर है, हमारे 4 महासागर है ना, आपको याद है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर ने अटलांटिक महासागर। तो उसमें क्या है? 70% जल है। उसके बाद पृथ्वी पर रहने लायक कितनी प्रतिशत भूमि है?
30%, और बाकी ये सब क्या है इस पर जल है। नहीं आप जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ तो आप कह दोगे ऐसे पृथ्वी ऐसे गोल है तो पृथ्वी ऐसे त्रिज्या जैसे ये त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज के अंदर ही मानव रहते नहीं है, ऐसे नहीं रहते। जैसे 7 महाद्वीप है, द्वीप का मतलब पानी के एरिया होता है और उसके चारों तरफ पानी होता है और पानी के बीच में हम रहते हैं, उसे कहा जाता है द्वीप। तो जैसे कि हमारा एशिया द्वीप है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ये सभी है। तो ये सभी द्वीप भी कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी के अंदर ही है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर ही है। तो ये ऐसे आप यूं सोच लो कि नहीं सर ने ऐसे बनाया तो इसमें ही रहते होंगे मानव। ये यहाँ तो आप 8वीं क्लास के बच्चे हो, क्या आप ऐसे इस बात को ऐसे समझ लो तो ये आपकी मूर्खता होगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ये कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है। ये कैसा जल है? लवणीय जल है। कौन सा जल है? लवणीय जल है। लवणीय जल का अर्थ होता है दोस्तों, या लवणीय जल का अर्थ होता है खारा। क्या? खारा। तो समुद्र का पानी कौन सा है? लवणीय जल है। लवणीय जल को हम क्या नहीं कर सकते? पी नहीं सकते। पी सकते हैं क्या? उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, जो मानव के पीने के लिए लायक नहीं है। अब मैं बात करूं कि पृथ्वी पर 30% भूमि है और 90% जनसंख्या निवास करती है, तो आपके दिमाग में यूँ प्रश्न आएगा कि 10% जनसंख्या कहाँ गई? सर बता रहे हैं कि 90% तो भूमि पर निवास कर रही है। तो जैसे कि हमारे स्पेस में जाते हैं बहुत सारे, उसके बाद जहाज में भी रहते हैं बहुत सारे, तो पानी के अंदर भी स्पेस, पानी के अंदर भी जहाज से जाते हैं तो कहीं पे भी मानव रह सकते हैं और ध्रुवों पे भी जा सकते हैं। तो ये 10% जनसंख्या कहीं भी इनको इस भूमि को छोड़कर और स्थान पर निवास करती है, इसलिए हमने इसे 90% दिया है। समझ में आई बात? आ गई। उसके बाद ये पृथ्वी पर 70% जल है। ये कौन सा जल है? लवणीय जल है। कौन सा जल है? लवणीय जल है। उसके बाद में बात करूं इसकी तो पृथ्वी पर 70% जल है। कौन सा? लवणीय जल। और तो सब लवणीय जल है। सिर्फ पृथ्वी पर 2% 7% ऐसा जल है जो अलवणीय जल है। इन सभी जल, ये तो जल है 70% और 7.2% अलवणीय जल है। कौन सा? अलवणीय जल। इसका अलवणीय का मतलब जैसे हमारी भाषा में में तो खारा, खारा जिसमें हम नमक डाल के वो पीते ना, पानी पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। तो उसे क्या कहेंगे हम? अलवणीय जल। अलवणीय जल जो पृथ्वी पर 2.5% है, जो मानव के पीने के लिए है और पेड़ पौधों के भी वो लायक है। जैसे मैं कहूँ कि ये जल है, अलवणीय जल है, तो ये मानव पी नहीं सकते, पेड़ पौधे से काम भी नहीं ले सकते। जैसे मानव पिएंगे तो कौन सा पानी पिएंगे? अलवणीय जल, जिसमें नमक की मात्रा कम होती है, वो जल मानव पिएंगे। सिंपल है। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? आ गया। तो यही बात है इसकी भूमि और जल की। अब एक और पॉइंट वाली बात है कि जैसे हम पानी बिगाड़ते हैं तो एक नल, जैसे हमारे यहाँ कहीं पे भी नल लगा हुआ होता है, नल हमने बहुत स्थानों पे देखा नल, तो एक नल से जैसे एक बूंद पानी की एक बूंद गिरती है ना किसी नल में से, तो वो एक वर्ष का 1200 लीटर पानी व्यर्थ करता है। कितना? 1200 लीटर। कितना पानी व्यर्थ करता है? 1200 लीटर पानी कितना है? एक टपकता हुआ नल। क्या? टपकता हुआ नल 1200 लीटर पानी व्यर्थ करता है। ये आपको याद रखनी चाहिए। हमें पानी को बचाना चाहिए, इसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें कृषि बूंदा पद्धति द्वारा करनी चाहिए। उसके बाद में इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेना। अब बात करते हैं मृदा की। भूमि में जल और दोनों बता दिए मैंने, अब बात करते हैं मृदा। तो मृदा किसे कहते हैं? कि पृथ्वी के परपृष्ठ पर दाने दाने कणों की पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों की पतली परत या आवरण को मृदा कहा जाता है। ये इसमें आपकी बुक में इसकी परिभाषा दे रखी है, तो आप इसको भी नोट कर लेना कि मृदा किसे कहते हैं। कि पृथ्वी पृथ्वी की पृष्ठ पर, जैसे पृथ्वी की पृष्ठ समझ जाओ आप, जैसे ये पृथ्वी है, क्या है? ये पृथ्वी है,
पृथ्वी गोल है, आपको सबको मालूम है कि नहीं है। तो पृथ्वी की पृष्ठ है, तो पृथ्वी की पृष्ठ ये ऊपर वाली है ना, ये परत, जैसे ये कहूँ ना मैं, तो इसके ऊपर ये दाने दाने कणों के आवरण, आवरण का मतलब जैसे ये गोल है, उसके ऊपर पतली पतली परत दाने दाने कणों का आवरण, जिसे हम क्या कहेंगे, मृदा कहेंगे। तो हमें ये परिभाषा याद होनी चाहिए कि पृथ्वी की पृष्ठ पर दाने दाने कणों के आवरण या पतली परत के आवरण को मृदा कहा जाता है। ये कौन वाली बात है, आपको ये याद होना चाहिए। ये आपके प्रश्न में भी होगा, वहाँ की मृदा किसे कहेंगे, तो आपके प्रश्न आ जाए। तो मैंने कहा कि आपके उसके पूरे प्रश्न यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा मैं, तो आप ये याद कर लेना इसकी परिभाषा कि पृथ्वी की पृष्ठ पर दाने दाने कणों के आवरण या पतली परत या आवरण को मृदा कहा जाता है। समझ में, ये इसकी हो गई परिभाषा। आ गए यहाँ तक आपकी समझ में। तो ये होती है मृदा। अब मृदा संसाधन है ना, मृदा संसाधन है एक प्रकार से, नहीं है क्या। तो मृदा क्या है, एक संसाधन है। क्या है, एक संसाधन है। तो हम इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, किस प्रकार में मृदा का उपयोग लेते हैं, क्या करते हैं इसके साथ, इस पे क्या करते हैं, कैसे फसल उगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सबकी जानकारी मैं आपको दूं। जैसे मैंने भूमि का बताया नहीं, वो बता दो आपको कि भूमि, जैसे इसमें आपके दे रखा है कि भूमि का उपयोग, तो भूमि का उपयोग हम सिंपल ऐसे ही करते हैं कि मकान बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, उसके बाद पुल बनवाते हैं, उसके बाद हम मृदा पर कृषि करते हैं और पशुपालन करते हैं। ये हो गया भूमि का उपयोग। और आपके इसमें दे रखा है एक साझा संपत्ति। क्या दे रखा है, साझा संपत्ति। ये दे रखा है उसमें कि साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं। ये प्रश्न है आपके एक अलग से, इसलिए मैं बता दूं। तो साझा संपत्ति संसाधन कोई ऐसी बारी वाली बात नहीं है, ये सिंपल है। साझा संपत्ति का मतलब जो सभी मिलजुल कर या बांट कर खाएं। जैसे मैं कहूँ कि सार्वजनिक, जैसे हमारे गाँव में पर्वतों में क्या होता है, चारागाह होता है। क्या होता है, चारागाह होता है। तो उस चारागाह में पूरे गांव वालों के भेड़ बकरियां भैंस ये सभी क्या करते हैं, वो सभी जाके चराते हैं, हमारे गाँव वाले चराते हैं ना। तो वो एक प्रकार से क्या हो गई, साझा हो गई, सबने मिलजुल कर बांट कर उसको खा ली, है ना। इसका एक और अर्थ सिंपल आप यूँ याद रख लेना कि ये सार्वजनिक होती है। क्या होती है, सार्वजनिक होती है। क्या होती है, सार्वजनिक होती है। ये सामुदायिक होती है, सार्वजनिक होती है, सरकारी होती है, सार्वजनिक होती है। और ये साझा संपत्ति ये है सिंपल, इसका कोई ऐसा फंडा नहीं है। ये साझा संपत्ति जो सरकार की होती है, जिसे पूरे गांव वाले मिलजुल कर, जैसे हमारे गांव वाले या आपके गांव वाले, आपके शहर वाले, तो कहीं पे भी पर्वत होगा तो वो क्या किसी एक व्यक्ति के पिताजी का थोड़ी है, वो तो सभी का है। तो हम जाएंगे तो हमारा भी अधिकार है उस पर और उनका भी अधिकार है। तो वो एक प्रकार से क्या हो गई, साझा संपत्ति हो गई। जैसे हम जाएं तो हमारा भी अधिकार है, हम भी वहाँ अपनी भेड़ बकरियां चरा सकते हैं और दूसरा जाए तो वो भी चरा सकता है। तो वो एक प्रकार से कौन सी संपत्ति हो गई, साझा संपत्ति संसाधन हो गया। आए समझ में, आ गए। अब उसके बाद में बात करते हैं भूमि। तो भूमि की परिभाषा मैंने लिखा है कि आपको, अब भूमि अपर्दन, क्या भूमि अपर्दन, इस भूमि की बात कर रहे हैं। तो भूमि को हम बचाने और भूमि पे कृषि करते हैं हम। भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन, मरुस्थलीकरण और निम्नीकरण, इसके होने के उपाय के बारे में बताऊं मैं। तो भूमि पर एक अपर्दन होता है। क्या होता है, अपर्दन, भूस्खलन, है ना, तो मृदा निम्नीकरण। ये मृदा निम्नीकरण इसका सिंपल है, इसका इन दोनों के बारे में बताऊं मैं कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो मृदा दो कारणों से होती है। किस दो कारणों से मृदा अपरदन कितने कारणों से होता है, दो कारणों से होता है। नंबर एक तो प्राकृतिक कारण हो सकता है और दूसरा मानवीय कारण हो सकता है। प्राकृतिक व मानवीय, ये दो कारण हो सकते हैं। ये पृथ्वी मृदा अपरदन, भूस्खलन और ये मृदा निम्नीकरण, ये किन के कारण से हो सकता है। एक तो प्राकृतिक के कारण से हो सकता है और एक और मानवीय क्रियाओं के द्वारा हो सकता है। जैसे आप कहो कि प्राकृतिक कारण से कैसे, तो मैं बताऊं। जैसे कि अत्यधिक वृष्टि हुई, क्या वो बारिश हुई, अत्यधिक वर्षा हुई, तो उससे क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे पर्वत है, पठार है, कोई भी वस्तु है, तो यहाँ से पानी गिरेगा, तो यहाँ पे मृदा है, पतली पतली कणों के आवरण है। वो परिभाषा आपको याद करनी
पड़ेगी तभी उसके बाद मृदा की ये बातें आपको समझ में आएंगी। तो जैसे यहाँ से पानी आएगा तो मृदा एक इस स्थान से खसक कर दूसरे स्थान पर चली जाएगी, यहाँ मृदा बचेगी नहीं, यहाँ शेल रह जाएगा। यहाँ क्या कृषि कर सकते हैं क्या हम? यहाँ मृदा रहेगी नहीं, कुछ काम में आएगी नहीं। तो ये हो गया प्राकृतिक कारण, जैसे पानी आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, भूस्खलन होना, ये कारण कौन से हो गए? प्राकृतिक कारण हो गए। प्राकृतिक से होगी कि हम जाके पहाड़ को धक्का लगाएं तो पहाड़ पीछे जाके गिर जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। होगा तो क्या? अतिवृष्टि होगी, भूस्खलन होगा, उसके बाद हवा चलेगी तीव्र। जैसे मरुस्थल में मैं कहूँ कि मरुस्थल में हवा चलेगी तो उसके साथ क्या मिट्टी हवा के साथ जाएगी, तो वो एक प्रकार से मृदा अपरदन हो गया कि नहीं हो गया? जैसे यहाँ से हवा चली, ये यहाँ इधर से पढ़ने चली, कौन सी पढ़ने चली, और इधर जाके इधर ले गई वो पढ़ने, इसको ऐसे, तो ऐसे बन जाती है वहाँ ऐसे। इस हवा को मरुस्थल में या हमारे राजस्थान में से लू कहा जाता है। पोषमार की हवा होती है, जाने क्या बातें उसके बारे में हम अगले कभी बात करेंगे, यहाँ अपने पाठ के बारे में करेंगे। तो जैसे यहाँ से हवा चली तो वो क्या करेंगे, ये मिट्टी को यहाँ से वहाँ ले गई ना, तो ये सिंपल क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन कहलाएगा। जब प्राकृतिक अपरदन, ये प्राकृतिक अपरदन, ये भूस्खलन, मृदा अपरदन, निम्नीकरण, और ये अब मैं बताऊं मानवीय कारक कैसे होते हैं। जैसे मैं कहूँ क्या हमने मकान बनाया, क्या किया? मकान बनाया, तो हमने मकान बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत होती है ना, ईंटों की जरूरत होती है, हमें रेत की जरूरत होती है, सभी होती है ना। तो हम क्या करेंगे? नदी में जाएंगे तो वहाँ से रेत लाएंगे। अब हमारे घर में मकान बनाएंगे तो उसके लिए मिट्टी भी चाहिएगी, तो मिट्टी लाएंगे तो मिट्टी भी खोद के लाएंगे ना। तो ये हो गया, ये एक प्रकार से मानवीय कारण हो गया। अब क्या करते हैं कि हम कृषि करते हैं, क्या करते हैं? कृषि करते हैं, तो हम उसे खरपतवार करते हैं। खरपतवार सिंपल भाषा में कहूँ, हमारे गाँव की भाषा में तो निंदाई कहते हैं, जिसे नींदना कहते हैं। तो निंदाई करते हैं हम उसकी, तो निंदाई के साथ हम पहले करते थे निंदाई। अब क्या करते हैं कि लाएंगे कीटनाशी और लाके डालेंगे उसमें लाके, तो उससे भी क्या होता है कि मृदा के हुमस होते हैं, तापमान, शेल, रंग, हुमस, तो वो क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। तो उससे भी मृदा निम्नीकरण का काम बढ़ता है और मृदा अपरदन होता है। और ये प्राकृतिक और मानवीय कारक, मृदा अपरदन या भूस्खलन के प्राकृतिक या मानवीय कारक हो सकते हैं। आए समझ में? वेरी गुड, अच्छी बात है, समझ में आए। ये हो गया। अब अपरदन की बात करूँ मैं, तो जैसे कि मैं कहूँ ये परत बनाई मैंने पृथ्वी की, यहाँ बना बताई थी ना आपको। तो यहाँ पे क्या है? मिट्टी है। क्या है? मिट्टी। क्या है यहाँ पे? मिट्टी। इधर तो ये, इधर भी एक कोई सपाट मैदान ले लो, मैदान है इधर, मैदान है। तो जैसे मैं कहूँ कि यहाँ से पानी आए, क्या गिरा? पानी गिरेगा, वर्षा होगी, जल चक्र आपको याद होगा ना, तो पानी गिरेगी, तो यहाँ से पानी गिरा तो ये क्या होगी? मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, खसक जाएगी ना, जाएगी। तो ये यहाँ पे आ गई और यहाँ पे जम जाए, कोई भी प्रक्रिया हो सकती है उसके साथ। तो ये कहलाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा का जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मैं लिख के दे दूंगी, आप इसको भी याद कर लेना। अपरदन तो सिंपल फंडा है इसका कि एक स्थान से मिट्टी का दूसरे स्थान पर खसकना या जाना मृदा अपरदन होता है। ये सिंपल है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं कि मिट्टी का एक स्थान से मिट्टी का दूसरे स्थान पर खसकना या जाना मृदा अपरदन कहलाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये कोई पर्वत है, पठार है, तो वहां से मिट्टी पानी गिरे और यहाँ से चली जाए दूसरे स्थान पर, तो वो कहलाएगा मृदा अपरदन कहलाता है। अब भूस्खलन पे आते हैं हम। ये मृदा निम्नीकरण के बारे में बता रहा हूँ मैं, आप समझो क्या पढ़ा रहे सर, तो मैं मृदा के बारे में बता रहा हूँ, पर मृदा के निम्नीकरण के उपाय बता रहा हूँ। निम्नीकरण कैसे होता है वो बता रहा हूँ। अब उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए और उस पे कैसे कृषि की जाए। तो अब मैं बताऊं भूस्खलन। तो भूस्खलन से ये, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी यह पर्वत बनाऊं, क्या बनाऊं? ये पर्वत। तो जैसे कि पानी गिरेगा, क्या होगा?
पानी गिरेगा, ऊपर से बरसात होगी, पानी गिरेगा, तो पानी गिरेगा तो ये क्या होगा कि इधर मिट्टी है खसक जाएगी, क्या होगी, खसक जाएगी। बड़े पैमाने पे जैसे मैं कहूँ मृदा अपरदन होता है, तो मृदा अपरदन छोटे पैमाने पे होता है, जैसे मिट्टी का खसकना, मिट्टी ऐसे भी हमारे पैरों से भी बहुत सारी खिसक के जाती है। जैसे हम चलते हैं तो कंकर के लात की मारी तो कंकर भी जाएगा, तो वो भी एक प्रकार से मृदा अपरदन हो गया। पर जैसे भूस्खलन बड़े पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने का मतलब जैसे मैं कहूँ कि ये यहाँ पर्वती और पानी गिरा, वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई, कुछ भी मान लो आप। अब जैसे नदी का मैदान है, तो नदी के मैदान से जैसे मिट्टी का एकदम खसकना और किसी स्थान पर आके गिर जाना या नदी का पानी रुक जाना, तो इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ता है और वहाँ की आबादी को भी जान मान की हानि होती है, बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो भूस्खलन जैसे ये पर्वत है, तो ये जैसे यहाँ पानी आने गिरेगा तो इसका मलबा यहाँ से खसक कर इधर नीचे गिर जाएगा, क्या होगा, इधर नीचे गिर जाएगा। तो ये मिट्टी का एक स्थान से खसकना, भूस्खलन का अर्थ एक मिट्टी का एक स्थान से खसकना, वो भी क्या बड़े पैमाने पर खसकना है ना, यह एक बड़े पैमाने पर वहां से गिरना या जाना, उसे कहते हैं हम भूस्खलन। आए समझ में। ये मृदा निम्नीकरण के उपाय, ये कारण बता दिए मैंने। और मृदा निम्नीकरण के दो मुख्य कारण होते हैं, प्राकृतिक व मानवीय। मैंने आपको मानवीय बता दिया और प्राकृतिक भी बता दिया। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक, और एक ये इसमें ये रह गया कि अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। अपरदन जैसे हम कृषि करते हैं, क्या करते हैं, कृषि करते हैं ना हम सब। हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान है, आपको मालूम है। हम सब क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो कृषि करते हैं तो जैसे कि वैदिक फार्म, समुच्चय रेखीय जुताई दिन बताया था ना आपको। रक्षक मेखलाएं, है ना, ये वो एक और दे रखा है आपके इसमें मल्च बनना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये बता दूं मैं। और वो क्या मल्च बनना है, ऐसे कुछ नहीं है। जैसे मिट्टी के हम कार्बनिक पदार्थ डालते हैं और उस पानी की सोखने की क्षमता मिट्टी में अधिक हो जाती है और उससे वाष्पीकरण कम होगा, वो कहलाता है मल्च बनना है। क्या कहलाता है, मल्च बनाना है, वो ऐसा है बनाना, ये है वो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि जहाँ पे मृदा का वाष्पीकरण होता है, मृदा का वाष्पीकरण अधिक होता है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, जैविक कार्बनिक पदार्थ डालते हैं। जैसे कि हम खाद डालते हैं, जैसे जैविक कार्बनिक का मतलब जैसे कि हम यूरिया ये डालते हैं। जैसे हम गाय बकरी भैंस का गोबर डालते हैं ना, तो वो वहाँ पे डालेंगे तो मृदा का क्या वाष्पीकरण कम होता है, ये होता है मल्च बनना। अब एक के बारे में बताऊँ मैं आपको इनके बारे में। तो वैदिक फार्म, ये वैदिक फार्म जैसे कि पर्वत, क्या है, पर्वत, इसके पर्वत के बारे में बता रखा है, तो मेरे को वही बताना पड़ेगा आपको। जैसे एक प्रकार से तो ये हुआ और एक प्रकार से ये हुआ, तो इसकी ऊंचाई अधिक होती है। पर जैसे हम ऐसे देखते हैं ना, तो हम इसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, पठार कहते हैं ना, पठार कहते हैं। उसके बाद इसे मैदान भी कह सकते हैं, थोड़ा तो इसे मैदान भी कह सकते हैं। मैदान को सिंपल इससे वो कहते हैं। पर ये एक प्रकार से क्या हुआ, पठार हुआ, और ये एक प्रकार से क्या हुआ, पर्वत हुआ। क्या हुआ, पर्वत हुआ। अब इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर ये पर्वत है और ये, तो जिस क्षेत्र में ये पर्वती है और पठारी है, तो वो क्या करेंगे, कैसे कमा के खाएंगे, कैसे कृषि करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने वैदिक फार्म द्वारा कृषि करते हैं, समुच्चय रेखीय जुताई द्वारा कृषि करते हैं। रक्षक मेखलाएं जैसलमेर जोधपुर में जहाँ मरुस्थली है, जहाँ बालूरेत होती है, वहाँ पे होती है, और चट्टानी बांध तो हम सभी करते हैं। मैं आपको बताऊँ तो ये वैदिक फार्म बताऊँ मैंने सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर ऐसे गोली डिब्बे बनाते, क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं। जैसे ये ऐसा रहेगा सपाटी, उसके पूरे से हम सीढ़ी दर सीढ़ी क्या करेंगे, ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी क्या करेंगे, फसल बोएंगे। क्या करेंगे, फसल बोएंगे। और फसल बोने के बाद फसल को उगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि उस मैदान की मिट्टी भी खसक कर दूसरे स्थान पे नहीं जाएगी, और दूसरे स्थान पर मिट्टी खसक के जाएगी नहीं, तो मृदा अपरदन कम कर देंगे हम। और मृदा निम्नीकरण को का भी एक तरीके से उपाय भी हो गए, और हमारे कृषि भी हो रही ना।
तो एक काम में दो काम हो रहे हैं ना, तो मृदा अपरदन भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, इससे हमारे पानी भी रुक रहा है इस पठार के ऊपर। और हम जैसे ये यहाँ बनाने में नहीं आ रहा है, जैसे मैं कहूँ कि ये यू है ना, तो इसके ऊपर हम ऐसे कृषि करेंगे, क्या ऐसे करेंगे, जैसे नहीं पूरे यू, जैसे पठार तो यू गोल होता है, तो हम जैसे इसमें लिख रखा है आपकी इसमें के चौड़े सोपानों एवं समतल मैदानों या पठारों पर हम ये घुमा के उसके चारों तरफ कृषि करते हैं सीढ़ी नुमा पद्धति द्वारा। उसे कहा जाता है वैदिक फार्म, यानी कि सीढ़ी या वेदिका, मतलब वेदिका बनाकर, जैसे हम सीढ़ियां बनाकर कृषि करना क्या कहलाता है, वैदिक फार्म। अब आ गया समुच्चय रेखीय जुताई। ये समुच्चय रेखीय जुताई, ये दोनों एक ही है, पर जिसमें इसमें क्या है, पर्वत थोड़ा बड़े पैमाने पे होगा, क्या होगा, बड़े पैमाने पे होगा। तो हम पर्वत की चोटी पे तो हम फसल उगा सकते हैं क्या, नहीं उगा सकते। तो हम नीचे आएंगे, तापमान कम होगा तभी फसल उगाएंगे। फसल उगाने के लिए हमें सूर्य की किरणें भी तो चाहिए, वहाँ तापमान कम होगा तो फिर तापमान कम हुआ तो फसल को खाने का वो ग्लूकोज कहाँ से बनाएंगे, फसल वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही नहीं होगी उसकी, और फसल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर भी ऐसे सीढ़ी नुमा पद्धति से कृषि करते हैं, ये कहलाती है, ये भी समुच्चय रेखीय है, पर वो हम वो उसमें और इसमें अंतर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम ऐसे गोलीय पर्वत या गोलीय पठार के ऊपर खेती करते हैं, और इसमें क्या एक दो पूरे बड़े डाल वाले उसके ऊपर करेंगे, और इसके ऊपर में एक और हम ये करते हैं कि ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे का मतलब जैसे हमने यहाँ कृषि की, क्या की कृषि कर रहे हैं, तो हमने यहाँ कुछ भी बोया, चावल वावल कुछ भी बोया, तो हमने यहाँ पे ऐसे फसल बो दी, और फसल बोएंगे तो यहाँ पे पानी गिरेगा, तो पानी भी इसके नीचे जाएगा ना, तो इसमें जाने देते हैं, फसल बो देते हैं, और फसल रोक ली तो अच्छी बात है, नहीं फसल नहीं रोकी तो जाने दो, वो पटा रहे तो थोड़ा और सीधा हो जाएगा, नीचे फिर फसल बो देंगे। पर ये पर्वत के ऊपर करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे इसके कुछ रक्षक मेखलाएं लगानी पड़ेगी, क्या, जैसे हम यहाँ से पत्थर से बांध सकते हैं, लकड़ी से बांध सकते हैं, कुछ भी कर सकते, जैसे हम खेती करते हैं ना, तो हम पे यहाँ के मेड़ बांधना बोलते हैं, इसे हमारे गाँव भाषा में मेड़ बांधना कहते हैं। इसे ये मेड़ का मतलब जैसे हम यहाँ पे पानी नहीं जाने दें, बहकर बाहर वापस नहीं जाने दें, तो ये ऐसे इस पे ये ऐसे इस कुछ ऐसे किया जाता है जिससे पानी इधर खसक कर नीचे नहीं जाए, और ये मृदा निम्नीकरण या मृदा अपरदन को भी एक प्रकार से फायदा है। उसके बाद हम इस पे कृषि भी कर रहे हैं और फसल भी बो रहे हैं, वो भी पर्वत के ऊपर, पठार के ऊपर। सिंपल है, आया समझ में, आ गया। अब उसके बाद आती है ये रक्षक मेखलाएं। तो ये रक्षक मेखलाएं जहाँ बालू रेत होती है, जैसे हमारे 33 सागर के जितने भी अवशेष हैं वहां पर, जैसे बालू रेत है ना, बालू रेत जहाँ पे क्या है, बालू रेत, इस पे क्या करते हैं कि बालू रेत है, वो तो सिंपल रेत है, तो वो क्या है कि हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाती है, तो एक प्रकार से मृदा अपरदन होगा। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कतारों में क्या करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, क्या करेंगे, कतारों में वृक्ष लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, हम वृक्ष लगाएंगे। ये वृक्ष लगा दूं मैं बहुत अच्छे से बना दूं, यहाँ पे ये हमने कतारों में, जैसे एक कतारों में तो लगाया मैंने मिट्टी के ऊपर, कतार में लगा दिया एक तरह से। अब कतारों में लगाया तो इधर से आई पवन, हवा, कुछ भी पवन के दो आप, हवा के दो, उसे वायु के दो आप, सभी एक ही बात है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ज्योग्राफी में हवा है, वायु है, दाब है, सिंपल एक ही हमें मानना है कि वायु से बात कर रहे हैं सर। मैं कह दूं कि हवा है, गैस है, ऑक्सीजन है, और उसमें ऐसे बात करूं तो वो विज्ञान की बात हो गई। सिंपल हवाओं की बात कर रहा हूँ मैं, पवन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे पवन चली इधर, ये पवन इधर, आप कह दोगे सर इधर से नहीं चली, इधर से भी आ सकती है, उधर से भी, किधर से भी आ सकती है। हवा का कोई रास्ता थोड़ी होता है कि इधर से आएगी तो हमारे दरवाजे के अंदर से आएगी, क्यों, खिड़की से नहीं आएगी, इधर से भी आ सकती है। तो इधर से चली पवनी, क्या करी, पवने चली, और इधर यहाँ थी मिट्टी बालू रेत थी ना, तो ये क्या होगा कि रेत हवा के माध्यम से खसक के जाएगी ना, तो हम यहाँ पे ऐसे पेड़ लगा दिए क्रमबद्ध रक्षक मेखलाएं। रक्षक मतलब रक्षा करने वाली, किसकी रक्षा करने वाली, मिट्टी की रक्षा करने वाली। तो मिट्टी की रक्षा करने वाली भूमि या मृदा को हम ऐसे लगाते पेड़ों को कतारों में, एक जैसे कतार में लगाए, उधर से हवा आई तो हवा को किसने रोका, पेड़ों ने रोका, और साथ में मिट्टी जा रही थी उसको भी रोक लिया एक तरीके से। तो इससे भी क्या होगा, मृदा अपरदन
कम होगा। ये मृदा अपरदन के दूसरा उपाय। अब ये चट्टान बांध सिंपल है, हमारे खेत में, हमारे मेड़ पर, और हम कई स्थानों पर क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारी मिट्टी ज़्यादा बेकार जाती है ना, तो हम वहाँ क्या करते हैं, पत्थर रख देते हैं और उसके पत्थर लगाते हैं। तो उससे क्या होगा कि पानी बहकर आएगा और साथ में मिट्टी लाएगा, और मिट्टी लाएगा तो पानी मिट्टी को वहीं रोक लेगा, पत्थर, और पानी उसके अंदर से रेस कर या बहकर बाहर चला जाएगा। ये हो गई इसकी मृदा अपरदन निम्नीकरण की सबकी बात। अब आते हैं इनके संरक्षण के उपाय। ये इस मृदा अपरदन का बता दिया मैंने। अब हम भूमि और जल इन दोनों की बात करूंगी। तो हमें इनको कैसे बचाना चाहिए, तो भूमि का तो ये क्या, मैं भूमि तो बता दी मैंने, अपरदन ये सभी इसके बाद। अब जल, तो हम क्या करें कि जल का हमें कम उपयोग करना चाहिए ना। उसके बाद हम कृषि टपकन विधि द्वारा कृषि करनी चाहिए, छिड़काव पद्धति द्वारा कृषि करनी चाहिए। उसके बाद हम जल में जैसे पानी में हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, पानी प्रदूषित होता है। हमारे देश की नदियाँ हम उसमें क्या डालते हैं, उससे भी क्या होता है, ये जल प्रदूषण होता है। अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति, विश्व के प्राकृतिक वनस्पति को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है वन, क्या होता है वन। दूसरा होता है घास मैदान, क्या होता है घास मैदान। उसके बाद होता है गुल्म। आप कहोगे कि ये कैसे नाम दे दिया, गुल्म। उसके बाद होता है टुंड्रा, क्या होता है टुंड्रा, क्या होता है टुंड्रा। यह प्राकृतिक, विश्व प्राकृतिक को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। जियोग्राफी में हमको विश्व की पढ़ा है, तो मैं भी विश्व की बता दो आपको। तो ये वन, घास मैदान, गुल्म और टुंड्रा, ये है ना, ये अत्यधिक वर्षा होगी, क्या होगी, अत्यधिक वर्षा होगी, क्या होगी, इधर अत्यधिक वर्षा होगी, ज्यादा पानी गिरेगा। वहाँ पे कौन से वन उगेंगे, ये वन उगेंगे जिसमें ज्यादा हरी पत्तियां होगी, ज्यादा, जैसे हम उसमें घुस ही नहीं सकते। उसमें रोशनी के एक किरण है ना, जैसे सूर्य, उसमें से सूर्य के एक किरण पृथ्वी की पृष्ठ पर नहीं जा सकती, इतने घने होंगे वो किस में, जैसे अत्यधिक वर्षा होगी, तो अत्यधिक वर्षा होगी इसमें आएंगी। उसके बाद घास मैदान, जिसपे कम वर्षा होगी, क्या होगी, कम वर्षा होगी, थोड़ी कम, जैसे हमारे इधर घास मैदान, तो इस पे कम वर्षा होती है ना, हमारी सिंपल होती है। राजस्थान में कम ही वर्षा होती है। हम तो झालावाड़ में, और अच्छी बात है, हमारे इधर तो भी अच्छी पानी गिरता है। पर जो जैसलमेर में, जोधपुर में, उनके तो 20% पानी गिरता है पूरा मौसम का। वो भी आ जाए सपनों में कभी, भूमध्य सागर का तो आ जाए, और भी तो देख लो फिर आपके हिसाब से। तो ये घास मैदान क्या होगा, कम वर्षा होगी, क्या होगी, कम वर्षा होगी। वर्षा मतलब पानी कम गिरेगा। अब ये आता है गुल्ल, क्या होता है गुल्ल, और ये आता है ये टुंड्रा। और ये भी सिर्फ एक ही, इन दोनों की बात है, ये सिंपल है, इन दोनों को आप एक साथ याद कर लेना कि जैसे कम वर्षा होती है, क्या होती है, कम वर्षा होती है, तो वहाँ घास मैदान उग सकते हैं और गुल्म उग सकते हैं, ये झाड़ियों के नाम की। और ये वन, तो वन में जैसे ज्यादा पानी गिरेगा तो वन में घने होंगे, सागवान वन, जैसे नीम के पेड़ होंगे, सागवान होंगे, ये जाने क्या होंगे, वो सभी इस वन के अंदर आएंगे, जो बहुत घने होंगे, जिसमें हमें जाने से भी डर लगेगा। इसमें जैसे कम पानी गिरता है तो यहाँ पे कांटेदार पेड़ होंगे, कांटेदार झाड़ियाँ होगी, जैसे खेजड़िया है, जैसे करमदी है, हमारी भाषा में वो करमदी है, जैसे ऐसे वृक्ष होंगे, यहाँ कम पानी गिरता है ऐसे ऑलरेडी। और इसके बाद ये गुल्म भी, यहाँ पे पानी कम गिरता है। अब ये टुंड्रा है, नहीं टुंड्रा जैसे पृथ्वी, क्या है पृथ्वी है, वो इधर आ गया उत्तरी ध्रुव, उधर आ गया दक्षिणी ध्रुव, और ये ध्रुव इधर तो बताया था मैंने आपको ध्रुवों पर। तो ध्रुव पर क्या, अत्यधिक टेम्परेचर कम होता है, और वहाँ पे क्या होती है, ठंडे होती है, क्या होती है, ठंड होती है, और वहाँ पे सर्दी होती है। तो वहाँ पे कौन सी प्रजाति के पेड़ पौधे होंगे, टुंड्रा प्रजाति के पेड़ पौधे होंगे। यहाँ तक आपके सब समझ में आ गया होगा। अब इसमें प्राकृतिक वनस्पति, जैसे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। मैंने वन्यजीव संसाधन आपको नहीं बताया। तो जैसे वन्यजीव संसाधन मैं कहूँ, जैसे हम बकलिया है, गडरिया है, तो इनका जैसे बकरिया है, गाय है, भैंस है ना, सबको मालूम है। तो हम हमारी ये कैसे काम आती है, जैसे गाय हमें दूध के लिए काम आती है ना, गाय हमें दूध के लिए आती है। उसके बाद गडरिया है, तो गडरिया क्या करती है, जैसे हम गडरिया के उसके ऊपर ऊन होता है ना, तो उसको ऊन को निकाल कर हम मखमली कपड़े वपड़े बनाते हैं। एक प्रकार से हो गया, ये जीव काम आए ना हमारे, एक प्रकार से। अब मैं कहूँ कि मधुमक्खी, क्या मधुमक्खी, तो क्या आप मधुमक्खी कैसे काम में आएगी हमारे, आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि सर मधुमक्खी एक प्रकार से कीट हुआ ना है,
कीट हुआ छोटा जानवर, तो ये कीट हुआ। तो ये मधुमक्खी, एक तो हमारे विज्ञान में आपने कभी सुना होगा परागकरण, क्या सुना होगा? परागकरण। जैसे कि एक स्थान से जैसे पेड़ों में मादा, जैसे पेड़ों में विज्ञान की बात है वो इधर उधर जाऊंगी में, तो ये तो उसमें सहायता करते हैं, परागकरण में सहायता करते हैं। उसके बाद ये कीट है ना, तो हमें क्या देते हैं? शहद देते हैं। शहद पहचानते ना, शहद देते हैं। तो उनका भी एक पारितंत्र में इनका भी है कुछ हिस्सा के नहीं है। जैसे पारितंत्र में कहूँ कि पेड़ पारितंत्र भी दे रखा है इसमें कि पेड़ पौधे और जीव जंतु और कीट ये सभी जीवन की परस्पर संबंधित रहते हुए, एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। इसे कहा जाता है पारितंत्र। क्या कहा जाता है? पारितंत्र। क्या कहा जाता है इसे? पारितंत्र। के पारितंत्र किसे कहते हैं? आपके इसमें दे रखा है, इस पाठ में मैं बता दूं आपको कि पारितंत्र उसको कहते हैं कि सभी जीवित प्राणी और पेड़ पौधे सभी एक दूसरे से संबंधित रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, उसे कहा जाता है पारितंत्र। तो जैसे हम भी मधुमक्खी परागकरण कराएंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, तो पेड़ पौधे हमारे काम के हैं कि नहीं? जैसे मैं कहूँ कि पेड़ हमारे कोई काम का नहीं है, तो हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं ना, खाने के लिए लेते हैं, हम भी उनको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो जब भी पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम ये कहाँ से लाएंगे फिर ऑक्सीजन? ये हो गई इसकी बात। अब पारितंत्र मैंने बता दिया आपको। इसमें एक और दे रखा है आपके जैव मंडल। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? जैव मंडल। तो जैव मंडल कैसे बना? जैव मंडल का जीव है। क्या है ये? जैव का मतलब जीव और मंडल का मतलब ये ग्रुप है। जैसे मंडल बना ना, ग्रुप है। अब कहते हैं वो महामंडल के अध्यक्ष, वो उस मंडल के अध्यक्ष, तो एक ग्रुप के अध्यक्ष हैं वो। तो जैव मंडल है, तो ये जैव है ना, ये जीव इस मंडल का अध्यक्ष हुआ, एक प्रकार से हुआ ना। तो ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल, ये पारितंत्र। इसमें वो पारितंत्र का फिर इम्पोर्टेंट है ये पारितंत्र ये जैसे मैं कह दूं, मैंने कहा कि जलमंडल नहीं होगा तो क्या पारितंत्र संभव है? क्या नहीं है। मैं कह दूं कि वायु नहीं होगी तो पारितंत्र संभव है? क्या नहीं है ना। मैं कह दूं कि जलमंडल नहीं होगा तो ये तीनों होंगे, तो क्या हम जीवन संभव है? क्या हमारा नहीं है। तो ये वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। वायु को मतलब हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन जितनी गैसें हैं ना, वो सभी आ गए इसके अंदर। अब जल हमें पीते हैं हम, पानी सबके लिए, हर प्राणी के लिए, हर पेड़ पौधे के लिए पानी की जरूरत होती है ना। वो भी कौन से पानी की जरूरत होती है? अलवणीय जल की। जो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है? मैंने बताया था ना आपको, 2.7% अलवणीय जल है। अलवणीय जल का मतलब ये मीठा पानी है जिसमें नमक की मात्रा बिल्कुल कम है, ये है इसका। अब जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल ये काय का निर्माण करते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये जैव मंडल का निर्माण कैसे करेंगे? मैं कह दूं आपसे कि स्थल मंडल नहीं होगा तो क्या जीव पनप पाएगा? क्या जीव कहाँ पे रहेगा फिर? स्थल मंडल ही नहीं होगा तो कहाँ रहने जाएगा वो? रहेगा तो स्थल पे, ये भूमि के स्थल पर। अब मैं कह दूं कि वायु नहीं होगी तो क्या वायु, प्राणवायु, जैसे हमारे प्राणवायु ऑक्सीजन को बोलते हैं, क्या ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हमारा जीवन संभव है? क्या नहीं है। और अब मैं कहूँ कि पेड़ पौधे नहीं होंगे, क्या होंगे? पेड़ पौधे नहीं होंगे। और पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और हम उन्हें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कौन बना के देगा? है ना। तो पारितंत्र में हम भी इम्पोर्टेंट है, जीव जंतु, हम भी जीव जंतु में आ गए, और वो पेड़ पौधे जो पादप है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा है। और ये जलमंडल, जो पानी है, जो पानी हम पीते हैं, हर जीवित प्राणी के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जो पृथ्वी पर कितना है पीने लायक मीठा पानी? कितना है? 2%, 7 पॉइंट ही इतना प्रतिशत है जो मीठा पानी। और सब पानी कौन सा है? अलवणीय जल है। जो 98% समथिंग है, 97% जल है, वो कौन सा है? लवणीय, या लवणीय का मतलब है खारा पानी है। अब मैंने आपको पढ़ाया, इसमें कुछ रह गया हो या कोई बाकी रह गया तो आप कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।